वेलकम बैक टू पवन बाग अकेडमी और मैं हूं आपका इंग्लिश दोस्त परमेश्वर सराठे। दोस्तों, कल हमने यूनिट 4.3 जो कि एक नॉवल था अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, ये हमने खत्म कर दिया है। उसका ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन भी हमने पूरी तरह से देख लिया है और पूरा हमने उसको कवर कर लिया है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं जो कि एक राइटिंग सेक्शन का पार्ट है, यूनिट 3.4 जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के नाम से जाना जाता है। अब ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता क्या है, ये क्यों जरूरी है, इसका महत्व क्या है, इसको कहाँ पर इसका यूज होता है, इसका उपयोग कहाँ पर होता है और इससे इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है लिखने का, ये सारी चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो पहले तो ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या होता है, फिर वो कैसे लिखा जाता है, उसमें क्या क्या पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं और उसके साथ में उसका उद्देश्य क्या होता है, ये सारी चीजें इसके बारे में हम जानेंगे। और दूसरे भाग में हम एक या दो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी लिखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के साथ। अभी ये जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस यूनिट है उसमें आइस ब्रेकर के साथ हम शुरू करने वाले हैं, क्योंकि उसकी शुरुआत हमें पता होना चाहिए कि हमें ये उद्देश्य उसका पता होना चाहिए और इसीलिए हम इसकी शुरुआत करेंगे आइस ब्रेकर के साथ। तो मैच द प्रोफेशंस विद द डिजायर्ड क्वालिटीज, पेज नंबर 153 पर कुछ प्रोफेशंस दिए हैं, कुछ नौकरी या कुछ पेशा दिए गए हैं और उसके सामने कुछ उसकी क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन दी गई है। तो उनको जोड़ करके हमको देखना है कि किस प्रोफेशन के लिए किस चीज की जरूरत होती है। ठीक है, तो एक बिजनेसमैन, बिजनेसमैन। नंबर 2 आर्टिस्ट। नंबर 3 एडवोकेट। नंबर 4 पुलिस। नंबर 4 is police and number 5 is साइंटिस्ट। ठीक है, अभी इसके सामने जो क्वालिटीज दी गई है हमें ए बी सी डी और ई, ऐसी 5 क्वालिटीज दी गई है। तो हमें यह देखना है कि कौन सी क्वालिटी किस प्रोफेशन के लिए जरूरी है ना। तो देखिए पहला ए, रीडिंग, एक्सपेरिमेंटिंग एंड रिसर्चिंग, जहां पर आपको बहुत पढ़ना होगा, आपको प्रयोगशीलता भी दिखानी होगी और रिसर्च भी आपको करना होगा। तो ऐसा कौन सा प्रोफेशन है जहां पर इन चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी। तो ऐसा कौन सा प्रोफेशन है जहां पर आपको पढ़ना होगा, रिसर्च करना होगा, ये होगा साइंटिस्ट के लिए। साइंटिस्ट को रिसर्च करना पड़ता है, साइंटिस्ट को एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। ठीक है, बी क्वालिटी है अलर्ट, इन्वेस्टिगेटिव, लव फॉर फिजिकल एक्टिविटी। अलर्ट, इन्वेस्टिगेटिव, लव फॉर फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है, मतलब जो बहुत ही शातिर है, फिजिकल एक्टिविटी के लिए जिसको बहुत चाह होती है, मतलब शारीरिक श्रम करने की जिसको चाह होती है, वो लोग पुलिस में भर्ती होते हैं। तीसरा है कन्विंसिंग, सेलिंग एंड टेकिंग रिस्क। अभी इसको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। कन्विंसिंग, लोगों को किस तरह से अपनी बातों को समझाया जाए, कैसे कोई चीज बेची जाए और किस तरह से रिस्क ली जाए, ये सारी चीजें बिजनेसमैन से हम सीख सकते हैं या फिर बिजनेसमैन होने के लिए उन चीजों की हमको जरूरत होती है। इमेजिनेटिव, क्रिएटिव थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, ये किसके लिए होता है? इमेजिनेटिव, क्रिएटिव थिंकिंग, ये आर्टिस्ट के लिए, क्योंकि आर्टिस्ट हमेशा कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहते हैं, नया कुछ बनाते रहते हैं। ठीक है, और आखिर में लॉजिकल रीजनिंग, ओरेटरी एंड क्रिटिकल थिंकिंग। लॉजिकल रीजनिंग, क्रिटिकल एंड ओरेटरी थिंकिंग, मतलब
वो एडवोकेट के लिए जरूरी है, क्योंकि उन्हें पूरी तरह से सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए सोचना पड़ता है और सोच करके कोई निर्णय उनको लेना होता है। ठीक है, अभी ये एक्टिविटी हमने कर ली है। उसके बाद की जो एक्टिविटी है कि विच क्वालिटीज वुड यू हेल्प इन अचीविंग योर करियर गोल। आपको क्या लगता है, आपको जो कुछ भी करना है उसके लिए किन गुणों की आवश्यकता है, ये आपको पहले सोचकर इसमें लिखना होगा। तो सोचिए, समझो आप डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर के लिए सारे चीजें, मेमोरी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर लोगों को बहुत पढ़ना पड़ता है और बहुत सारी चीजें उनको दिमाग में रखनी होती है। कौन सी दवाई किस चीज के लिए काम करती है, फिर या फिर किस बीमारी के लिए कौन सी दवाई का उपयोग करना चाहिए, ये सारी चीजें डॉक्टर लोगों को ध्यान में रखनी होती है और इसी चीज के आधार पर वो बड़े डॉक्टर बन सकते हैं। ठीक है, तो एक उदाहरण मैंने आपको दिया। तो उसी तरह से अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आप में क्या क्या गुण जरूरी है, आपको गणित में आपका अच्छा होना चाहिए, या फिर आपकी जो क्या उसे क्या कहते हैं, इमेजिनेशन जो होती है वो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। लिस्ट द ऑब्स्टिकल व्हिच माइट हैम्पर इन अचीविंग योर गोल्स इन लाइफ, व्हाट इज डन फॉर यू, लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको आपका सपना पूरा करने में करने से बाध्य कर सकती है, फिर उसमें रुकावटें डाल सकती है। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपके सपनों के बीच में बाधा बनकर रुकी हुई है। तो पहला है लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस, आपको अच्छी तरह से कोई बता नहीं रहा है कि उसके लिए क्या जरूरी है ना, जानकारी का अभाव जिसको हम कह सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आप मेहनत नहीं करोगे, लैक ऑफ हार्डवर्क भी एक चीज होती है। ये मैं जनरल चीज बता रहा हूँ, लैक ऑफ हार्डवर्क एक होता है। उसके बाद में हम कह सकते हैं एफर्ट्स इन रॉन्ग डायरेक्शन, आप मेहनत तो बहुत करते हो पर मेहनत को जिस दिशा में होना चाहिए उस दिशा में मेहनत नहीं हो रही है, और इसीलिए ये एक रुकावट आपके रास्ते में हो सकती है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी रुकावटें आपके रास्ते में आ सकती है। अभी हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, जिसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, ये क्यों लिखा जाता है, व्हाट इज SOP, व्हाट इज अ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। ठीक है, क्यों, क्या है SOP, क्या है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, क्या है, ये अभी हम देख रहे हैं। ठीक है, तो फिर मैं पढ़ता हूं और पढ़ करके आपको उसका एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगा। What is a statement of purpose? A statement of purpose और SOP भी उसको कहा जाता है, is an application made to a university to seek admission to a particular course. Statement of purpose क्या होता है, वो एक एप्लीकेशन का भाग होता है। एप्लीकेशन तो उसको नहीं कह सकते, पर एप्लीकेशन का एक भाग होता है जो किसी यूनिवर्सिटी में, किसी विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के लिए, एडमिशन लेने के लिए आपको लिखना होता है। वो होता है एक जिसे हम क्या कह सकते हैं, इट इज एन एसे विच डिस्क्राइब्स यू एज अ पर्सन, योर एम्स एंड एम्बिशंस। वो एक एसे होता है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस दूसरा तीसरा कुछ भी नहीं, पर एक निबंध होता है। अब ये निबंध का विषय क्या होता है वो हम देखेंगे। तो वो होता है आपके खुद के बारे में, है ना। मतलब क्या कि आप क्या कर रहे हो, आप एक यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, एप्लीकेशन कर रहे हो कि भाई मुझे यहाँ पर एडमिशन चाहिए। तो उसी के साथ वो एक फॉर्म होता है जो आपको भरना होता है, उसके साथ कुछ पेपर्स जोड़ने होते हैं, जैसे कौन सी परीक्षा आपने पास की है वगैरह वगैरह। इसके साथ साथ एक और चीज होती है, एक और पन्ना होता है जिसमें आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना होता है। लिखना होता है कि भाई एक ऐसे लिखना होता है आपके खुद के बारे में कि मैं कौन हूं। आपको आप खुद को वहां पर इंट्रोड्यूस करना होता है कि मैं कौन हूं, मैं मेरी क्या पढ़ाई हुई है, मैं आपकी इस
इंस्टीट्यूट में या फिर आपके कॉलेज में, आपके विश्वविद्यालय में क्यों प्रवेश पाना चाहता हूँ, एडमिशन क्यों लेना चाहता हूँ, यही कोर्स जो मैं चुन रहा हूँ, यही कोर्स मैं क्यों करना चाहता हूँ, दूसरा कोर्स मैं क्यों नहीं करना चाहता। ये सारी चीजें, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, आपने अपने लिए क्या सपने देखे हैं, इन सारी चीजों को बहुत अगर बड़े तौर पर देखा जाए तो एक सिंपल चीज में अगर इसको कहा जाए तो इसको हम कह सकते हैं कि खुद के बारे में बताना। ठीक है, योर एम्स एंड एम्बिशंस, आपके क्या उद्देश्य है, आपके क्या सपने हैं, इसको भी उसमें आपको लिखना होता है। इट स्पीक्स अबाउट योर जर्नी ऑफ लाइफ एंड द क्वालिटीज यू हैव नर्चर्ड इन द प्रोसेस। अब इसमें क्या लिखेंगे हम कि अभी तक आपका जो जीवन की यात्रा आपने की है, तो उसमें क्या क्या आपने किया है और उसमें से आपको क्या सीखने को मिला है। जैसे मैंने 10वीं की परीक्षा दी, 10वीं की परीक्षा में मुझे क्या सीखने को मिला, मैंने सीखा कि भाई कुछ जीवन में ऐसे मुकाम आते हैं, ऐसे कुछ क्षण आते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जहां से आपके जीवन को एक अलग दिशा मिल सकती है अगर आप चाहो तो ये चीज मैंने सीखी। तो कुछ चीजें हमेशा नहीं, पर कुछ चीजें जीवन में बहुत ही क्या कहते हैं महत्वपूर्ण होती है, जो हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल के रख देने की क्षमता रखती है। क्या सीखा? द स्कोर कार्ड और द ट्रांसक्रिप्ट गिव्स योर एकेडमिक अचीवमेंट। और इसमें एक स्कोर कार्ड भी होता है जहां पर आप अपने क्या कह सकते हैं महत्वपूर्ण जो परीक्षाएं हैं उनके मार्क्स उसमें लिख सकते हो कि किस तरह का आपका परफॉर्मेंस रहा है। या फिर इसमें आप कुछ भी अलग से जोड़ सकते हो, जैसे कि आपने आपके स्कूल में एक वाद विवाद प्रतियोगिता थी जिसमें आपने भाग लेकर के पहला या दूसरा नंबर जीता था, तो वो भी आप उसके साथ में लिख सकते हो कि, पर उसके लिए आपके साथ में वो सर्टिफिकेट वगैरह होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो पूछा जा सकता है। तो ऐसा कुछ भी आप नहीं लिख सकते, पर जो कुछ भी आपके साथ हुआ है वो सारी चीजें आप उसमें लिख सकते हो। It is objective, but SOP gives an idea about your own your innate qualities and is subjective in nature. वैसे देखा जाए तो वो ऑब्जेक्टिव होता है, एसओपी जो होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है ना। अभी ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये होता है व्यक्ति निरपेक्ष और ये होता है व्यक्ति सापेक्ष। अभी इसमें इसका मतलब क्या होता है ये जानना जरूरी है। सिर्फ शब्द जानकर कुछ नहीं होगा, उसका मतलब भी आपको जानना, उसका मीनिंग भी आपको जानना होगा। अभी इसमें ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है कि जो जानकारी उस विश्वविद्यालय को चाहिए वो एक जैसी ही जानकारी है। कुछ चीजें हैं जो उनको जाननी है कि भाई ये जो एडमिशन लेने वाला छात्र है वो कहाँ से आता है, उसने क्या क्या परीक्षाएं पास की, ये एक जानना है। फिर बाद में उसको यहाँ पर अगर प्रवेश चाहिए, उसको यहाँ पर एडमिशन चाहिए, तो यहीं पर उसका एडमिशन क्यों होना चाहिए, या फिर वो यहीं पर एडमिशन क्यों लेना चाहता है, इसी कोर्स को एडमिशन क्यों लेना चाहता है, या फिर उसके जीवन में ऐसी कौन सी घटना हुई है जिसके कारण उसका इस कोर्स के लिए जाने का मन हुआ। ऐसा वो सारी चीजें वो जानना चाहते हैं। मतलब क्या है कि इसमें कोई बदलाव नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि एक छात्र के उसके जीवन के बारे में जानना चाहते हैं और दूसरे छात्र के सपनों के बारे में जानना चाहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। सारे छात्रों को एक जैसे तौर पर वो देखते हैं और इसीलिए सभी की एक जैसी जानकारी उनको चाहिए होती है। ये हो गया उनके तौर पे, मतलब उनके तौर पर मतलब ये विश्वविद्यालय को जानकारी जो चाहिए वो सारी जानकारी ऑब्जेक्टिव है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक बच्चे की एक जानकारी, दूसरे बच्चे की दूसरी अलग जानकारी, ऐसा नहीं, सभी की एक जैसी जानकारी उनको चाहिए। और सब्जेक्टिव क्या होता है? सब्जेक्टिव मतलब होता है कि जैसे आप लिख रहे हो तो आपके जो अनुभव होंगे वो किसी और के अनुभव से अलग होंगे, आपके जो मार्क्स होंगे वो किसी और से अलग होंगे, आपके जो सपने हैं वो किसी और के सपनों से अलग होंगे। तो इस वजह से उसमें सब्जेक्टिविटी आएगी। सब्जेक्टिविटी मतलब हर एक व्यक्ति का जो एसओपी लिखा होगा वो अलग अलग होगा।
ठीक है, वो अलग अलग होगा मतलब उसके सपने अलग होंगे, पर लिखेंगे क्या, सपने ही लिखेंगे। तो ब्रॉडली अगर हम उसको देखें, ब्रॉडली अगर उसको हम देखेंगे तो उसमें जो कोई उसके टॉपिक्स होंगे वो तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव ही होंगे, पर उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन होगी वो सब्जेक्टिव होगी। तो ये फर्क हमको जरूर जानना चाहिए। तो सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी कैसे आती है ये हमने अभी जान लिया। ठीक है, तो ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव होने चाहिए और होते भी है। The SOP gives you an opportunity to show the special qualities which make you distinct from others। और ये SOP क्या होता है, ये SOP एक ऐसी चीज होती है जो आपकी जो जितने भी कुछ अच्छे गुण हैं, आपके जितने भी कुछ क्वालिटीज है उनको दर्शाने में, उनको लोगों तक पहुंचाने में आपकी मदद करता है कि कैसे आप एक व्यक्ति दूसरे लोगों से अलग हो, ये दिखाने की कोशिश में ये सबसे महत्वपूर्ण या मददगार साबित होता है एसओपी। It explains why you want to join the course, what is your liking, how you have developed your liking। और इसमें आप क्या कहते हो कि आप एक कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ज्वाइन करना चाहते हो, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही क्यों, है ना। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग ज्वाइन अगर आप करना चाहते हो तो ये उसकी जो आपकी समझ है या फिर उसके बारे में आपका जो सपना है मैकेनिकल इंजीनियरिंग बनने का, वो कैसे शुरू हुआ, और मैकेनिकल इंजीनियर बनने की आपने कब सोची थी, या फिर कैसे आपने सोची है मैकेनिकल इंजीनियर बनने की। ठीक है, इट जस्टिफाइज हाउ यू विल बी एबल टू अचीव योर एम। और इसी तरह से वो आपको एक संधि प्राप्त एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप बता सको कि किस तरह से आप एक मैकेनिकल इंजीनियर बनने के लिए सक्षम हो। It also explains why you have selected a particular university। और फिर बाद में ये भी बताना होगा कि जिस कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हो वही कॉलेज या यूनिवर्सिटी आपने क्यों चुनी है। The SOP is a gateway to your career as the admission committee judges you or screens the application on the basis of SOPs received। और इसीलिए SOP बहुत ही महत्वपूर्ण एक दस्तावेज है जो आपको प्रवेश दिलाने में बहुत ही सहायभूत हो सकता है, मददगार साबित हो सकता है। क्यों कि आपके एडमिशन की प्रोसीजर जो होती है वो एक कमिटी आपके एसओपीस को पढ़ करके तय करती है कि कितनी शिद्दत से या फिर कितनी जी जान से कोई छात्र किसी कोर्स या फिर किसी यूनिवर्सिटी के लिए प्रयास कर रहा है। Hence it is a very important document। इसीलिए वो बहुत ही उपयोगी, बहुत ही मददगार, बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा एक दस्तावेज है। The SOPs for undergraduate, postgraduate and doctorate levels would be different। और ये SOPs जो होते हैं वो 12वीं के बाद के एडमिशंस को ज्यादातर यूज किया जाता है। अब उसमें क्या होता है, अंडर ग्रेजुएट का अलग हो सकता है, पोस्ट ग्रेजुएट का अलग, डॉक्टरेट लेवल का जो होता है SOP वो भी अलग होता है। अब अलग इसमें क्या होता है, SOPs डिफर अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। वो उनका उद्देश्य क्या है, क्यों SOPs किस स्तर पर, किस स्तर के लिए SOP लिखा जा रहा है, उस पर वो SOP का सारा कुछ उसका फॉर्मुलेशन, उसका फॉर्मेट वगैरह चेंज हो जाएगा। The number of words in which an SOP is written is also different for different universities। कितने शब्दों में SOP लिखना है ये तो वो जो यूनिवर्सिटी है वो तय करती है, वो आपको कहती है कि 500 शब्दों में लिखो, 1000 शब्दों में लिखो। At this level, when you would pass your class 12 examination and write personal statements to universities for admissions to undergraduate course, you should follow the format given below। और अभी आप जब 12वीं पास करके अंडर ग्रेजुएट के लिए एडमिशंस लोगे तो आपको क्या फॉर्मेट फॉलो करना है ये यहाँ पर दिया गया है, वही फॉर्मेट अब हम देखने वाले हैं, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखो ये जो चीजें हम देख रहे हैं ये ज्यादातर
पश्चिमी यूनिवर्सिटीज में, पश्चिमी देशों के विश्वविद्यालयों में, यूनिवर्सिटीज में ज्यादातर यूज होती है। अभी हमारे यहाँ पर भी ये चलन बढ़ चला है। अभी कुछ यूनिवर्सिटीज में एसओपीज तो मांगते हैं, पर कुछ यूनिवर्सिटीज में अभी तक वो बहुत ही क्या कहते हैं, पहले लेवल पर है, पहले ही पायदान पर है, जहां पर आपको इंटरव्यू द्वारा इन चीजों के इन सवालों के जवाब देने होते हैं। तो एक बहुत ही बढ़िया चीज आपके लिए रहेगी कि आपको अगर किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आपको अभी से तय करना होगा कि आप वहां उस कॉलेज में आपको एडमिशन क्यों लेनी है, आपका उद्देश्य वही कोर्स को एडमिशन लेना क्यों है, फिर आप क्यों वो बनना चाहते हो जो वो कोर्स के बाद आप बनोगे, वगैरह वगैरह सारी चीजें आपको धीरे 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 सोच कर लिखनी भी चाहिए, ताकि जब आपको ये सवाल पूछे जाए तो आपके मन में कोई भी दुविधा ना हो और बहुत ही क्लियरली, है ना, बहुत ही स्पष्ट रूप से आप अपना जो ऑब्जेक्टिव है, अपना उद्देश्य जो है वो इंटरव्यूअर को दे सको। ठीक है, अभी ये एसओपीज तो लिखनी ही है ना, ये एसओपीज जहां पर जरूरी है वहां पर तो आपको लिखनी ही होगी, पर कुछ यूनिवर्सिटीज हमारे यहाँ पर भारत में ऐसी भी है जहां पर एसओपीज तो लिखना जरूरी नहीं है, पर इंटरव्यू देना बहुत जरूरी है ना। ये जरूरी इसलिए है कि देखिए, अभी मार्क्स, बहुत सारी जगहों पर आपको मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन दी जाती है ना, पर मार्क्स अकेली एक लेवल नहीं होती, या फिर मार्क्स अकेले ऐसी एक क्राइटेरिया नहीं है, अलग अलग क्राइटेरिया उसमें है। मार्क्स के साथ साथ आपको आपका इंटरव्यू होता है, कहीं कहीं पर तो रिटन एग्जाम्स भी होती है ना, एंट्रेंस एग्जाम्स जिसको हम कहते हैं वो भी होती है। बहुत सारी जगहों पर तो रिटन एग्जाम्स, उसके बाद में ओरल इंटरव्यूज, और उसके बाद में एक ग्रुप डिस्कशन होता है ना। बहुत सारी जगहों पर एक रिटन एग्जाम होती है, उसके बाद में ग्रुप डिस्कशन होता है, और उसके बाद में इंटरव्यू होता है। मतलब तीन तीन अलग अलग स्टेप्स से आपको गुजरना होता है। तो अलग अलग इसके अलग अलग कॉलेजेस के अलग अलग एडमिशन प्रोसीजर्स होंगे, ये भी आपको यहाँ पर जानना जरूरी है। पर कोई भी प्रोसेस हो, कोई भी चीज हो, दो चीजें, कोई भी यूनिवर्सिटी की एडमिशंस हो, दो चीजें आपको दो या तीन चीजें हम कहेंगे जरूरी है। तो ये देखिए, थोड़ा सा टॉपिक से हटकर मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको जानकारी जिसकी होनी चाहिए वो मैं बता रहा हूँ। तीन चीजें किसी भी कॉलेज में एडमिशन के लिए जो तीन चीजें जरूरी होती है वो होते हैं 12वीं के मार्क्स, ठीक है, फिर सब्जेक्ट नॉलेज, ठीक है, और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण जो भाग होता है वो आपका खुद के बारे में जानकारी, सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस। अभी ये चीजें बहुत ही जरूरी है। क्यों जरूरी है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। देखिए, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी है जो 12वीं के मार्क्स पर आपको एडमिशन देगी, पर जिस यूनिवर्सिटी में, अब ये कहां पर पॉसिबल है, जहां पर बहुत ज्यादा संख्या में लोग एडमिशन लेना चाहते हैं, है ना, और जहां पर बहुत ज्यादा नंबर्स होता है, मतलब 5000, 6000, 7000 ऐसे छात्र यहाँ पर एडमिशन लेते हैं, तो वहां पर ये सारी फॉर्मेलिटीज या फिर ये जिसको हम एंट्रेंस एग्जाम कहते हैं वो पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। दूसरा होता है सब्जेक्ट नॉलेज। सब्जेक्ट नॉलेज क्या होता है कि जो भी आपने पढ़ा 12वीं में, अपने 4, 5, 6 विषय अलग अलग पढ़े हैं, तो अगर कोर सब्जेक्ट्स जो होते हैं, सब्जेक्ट नॉलेज स्पेशली कोर सब्जेक्ट्स, है ना, जैसे साइंस है। साइंस, अगर 12वीं आपने साइंस किया है तो साइंस में देखिए आपने क्या पढ़ा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो ये कोर सब्जेक्ट्स हो गए। इंग्लिश वगैरह जो है, मैथ्स, ये उसके कोर सब्जेक्ट्स नहीं। अगर आपने कॉमर्स पढ़ा है तो कॉमर्स में क्या होगा, बिजनेस स्टडीज है ना, इकोनॉमिक्स है, अकाउंटेंसी है, ये उसके कोर सब्जेक्ट्स है, ठीक है। आर्ट्स अगर आपने पढ़ा और आर्ट्स में आपने कहा कि मैंने ठीक है, मुझे
बीए करना है, ह्यूमैनिटीज है ना, तो ह्यूमैनिटीज में भी जो उसके कोर सब्जेक्ट्स होंगे, अब इसके कोर सब्जेक्ट्स कैसे डिसाइड होंगे? तो अगर आपको बीए करना है, बीए इन इंग्लिश करना है, तो 12वीं में जो आपने इंग्लिश पढ़ा, फर्स्ट लैंग्वेज या थर्ड लैंग्वेज, जो कुछ भी इंग्लिश आपने पढ़ा है, तो वो कोर सब्जेक्ट उसका हो जाएगा। ठीक है, तो इस कोर सब्जेक्ट का नॉलेज आपको होना जरूरी है। क्यों? कि एंट्रेंस में कोर सब्जेक्ट के बेसिस पर ही आपको एग्जाम देनी होती है। ठीक है, और सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस किस लिए? सेल्फ अवेयरनेस ये होता है, तो ये होता है एंट्रेंस के लिए, है ना, ये जरूरी है एंट्रेंस के लिए, और ये जरूरी है पर्सनल इंटरव्यू या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के लिए। ठीक है, खुद को जानना भी जरूरी है, मैं क्यों करना चाहता हूं। बस ये जरूरी नहीं है कि मेरा दोस्त कर रहा है, मेरी दोस्त कर रही है, इसलिए मैं कर रहा हूं या कर रही हूं, ऐसा जरूरी नहीं होता है। तो आपको खुद को पता रहना होना चाहिए कि मैं ये जो कोर्स कर रहा हूं, ये जो यूनिवर्सिटी में जहां पर मैं एडमिशन चाहता हूं, क्यों चाहता हूं, उसका कारण क्या है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए अभी देर न करते हुए मैं आपको उसका फॉर्मेट बता देता हूं। ये जो फॉर्मेट है इसमें एसओपीज जो होता है जनरली इस लेवल के लिए, मतलब यूजी के एडमिशंस के लिए, है ना, यूजी एडमिशंस के लिए जो होता है वो 500 वर्ड्स का हो सकता है ना, 500 वर्ड्स तक, 500 शब्दों तक आपको वो एसओपी लिखना होता है। और उसमें आपको टेंटेटिवली एक 5 से लेके 6 पैराग्राफ्स में आप उसको लिख सकते हो। ठीक है, 5 से लेके 6 पैराग्राफ्स में आप उसको लिख सकते हो। अभी पहला पैराग्राफ क्या होगा? फर्स्ट पैराग्राफ होगा इंट्रोडक्शन, सेल्फ एंड योर ड्रीम, दोनों का इंट्रोडक्शन आप यहां पर दोगे कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आता हूं, मैंने क्या क्या किया है, और मेरा ड्रीम क्यों है, तो उसका इंट्रोडक्शन भी आप यहां पर दोगे। उसके बाद में आएगा पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2 में क्या आएगा? विश, व्हाई यू विश, क्यों, व्हाई यू विश टू join specific program, course or interest area, why कोर्स, है ना, मतलब क्यों मैं वही कोर्स करना चाहता हूं। मेरा ड्रीम क्या है? मैकेनिकल इंजीनियरिंग बनना। क्यों मैं मैकेनिकल इंजीनियर ही बनना चाहता हूं, क्यों मैं आईटी इंजीनियर नहीं बनना चाहता, मतलब, है ना, इंजीनियर तो इंजीनियर है, पर क्यों मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही बनना चाहता हूं, तो वो भी उसमें आएगा। इन थर्ड पैराग्राफ, राइट अबाउट द क्वालिटीज दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर योर सुटेबल करियर एंड गोल अचीवमेंट। अगर उसमें आपकी कोई, इसमें आपकी क्वालिटीज आपको देनी होगी, क्वालिटीज एंड हॉबीज, है ना, मतलब देखिए, मैं आई एम वेरी गुड एट मैथ्स, है ना, तो इंग्लिश, मैं मैथ्स में बहुत अच्छा हूं, तो ये एक आपकी क्वालिटी हो गई इंजीनियरिंग करने के लिए, या फिर अकाउंटेंसी मेरा बहुत अच्छा है, तो बीकॉम करने के लिए वो एक क्वालिटी हो गई। हॉबीज क्या है? तो मेरी हॉबी है एज ए मैकेनिकल इंजीनियर, मैं मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मेरी हॉबी है नए नए कार्स को ढूंढना, नए कार्स के इंजन को पता करना, उनका कार्स के इंजन के बारे में जान लेना, ये एक मेरी हॉबी है। तो वो दोनों भी मेरे इस क्षेत्र के लिए बहुत जरूरी है, या फिर दोनों भी उसको सहायभूत होने वाली है, उसको मददगार साबित होने वाली है। फोर्थ पैराग्राफ, मेंशन योर एक्सपीरियंस इन द फील्ड। अगर आपने पैराग्राफ 4, अगर आपने उसके संबंध में कुछ किया है तो उसको आपका एक्सपीरियंस माना जाएगा। एक्सपीरियंस है कि, मतलब देखिए, मैंने 2 महीने के लिए एक इंटर्नशिप की थी, यहाँ पर की थी, या फिर मैंने एक सीए के पास में किया था, तो ये जो एक्सपीरियंस होता है वो भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको उसका बेसिक नॉलेज तो मिल ही गया है, ऐसा समझा जाता है। और 5वां जो पैराग्राफ होगा उसमें उसको आप कंक्लूडिंग पैराग्राफ कह सकते हो। तो उसको कंक्लूड करने के लिए या फिर उसको खत्म करने के लिए आप उसमें क्या लिख सकते हो कि
how this particular course or university would be beneficial to you and how you look at it in the long term perspective. इसमें आप देखोगे कि किस तरह से ये कोर्स importance of that course for you long term. ठीक है, मतलब वो कोर्स आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है और क्यों कैसे वो आपके जीवन में एक लंबे समय तक आपको बहुत ही ज्यादा सहायभूत होगा या मददगार साबित होगा, ये आपको उसमें लिखना है। तो इस तरह से आप उसके 5 पैराग्राफ्स कर सकते हो। देखिए 500 शब्द है तो 100 शब्दों का आप एक जनरल डिवीजन में बता रहा हूँ, ऐसा आप कर सकते हो। इंट्रोडक्शन करते समय आप लिख सकते हो कि मैं ऐसा ऐसा हूँ, ये यहाँ से आता हूँ, एक बार ऐसा हुआ था। तो ये आपका कुछ भी आप जो जिस वजह से आपने ठान लिया है कि मुझे वो बनना है, उसके बाद में क्यों वही बनना है, तो उसमें भी आप जानकारी दे सकते हो कि क्यों मुझे बहुत ज्यादा कारों का शौक है, कारों के बारे में जानने का शौक है, कारों के इंजन के बारे में, तो इसीलिए मैं बनना। क्वालिटीज हॉबीज क्या है, एक्सपीरियंस उसका है अगर तो लिख सकते हो। और इम्पोर्टेंस ऑफ द कोर्स, किस तरह से अगर मैं ये कोर्स करूंगा तो मैं मेरा जीवन बहुत अच्छी तरह से जी सकता हूँ, क्योंकि वही मेरा पैशन है। वो पैशन में मैं अगर काम करूंगा तो बहुत ज्यादा अच्छा काम करते हुए मैं अपने आप को ही नहीं पर पूरी मानव प्रजाति के लिए कुछ ना कुछ कर सकता हूँ। इस तरह से आप उसको लिख सकते हो। आशा करता हूँ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो यहाँ पर हमने देखा है कि व्हाट इज अ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और उसका फॉर्मेट, क्यों स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जरूरी है और उसका फॉर्मेट क्या है, कैसे उसको लिखा जाता है, ये हमने देख लिया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और पवन बाग एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।